स्टूडेंट, सो PT2 का फिजिक्स का सॉल्यूशन अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन आप एक बार समझ लेना, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसका सॉल्यूशन। कह रहा है प्रीटी रीच एट मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सीलेटर वाज नॉट वर्किंग। यानी मेरे पास जो एक्सीलेटर था, एक्सीलेटर अभी मूव नहीं कर रहा है। उस टाइम पे प्रीटीओ मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है कितना, t1। तो लेट सपोज इसकी प्रीटी की जो खुद की वेलोसिटी है वो v1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ से यहाँ इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा है, s है, वेलोसिटी v1 है, टाइम t है, तो आप s इक्वल टू कितना लिखोगे, v1 इंटू t1। सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑन अदर डेज सी रिमेन्स स्टेशनरी एट द मूविंग एक्सकेलेटर। लेट सपोज मेरे पास सेकंड टाइम पे जब ये यहाँ पे आती है तो एक्सकेलेटर कितने से मूव कर रहा है, v2 से, और ये कैसा है, ये उस एक्सकेलेटर पे है और फिर ये उस एक्सकेलेटर से मूव करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है t2 टाइम पे। यानी अगर ये चल नहीं रही है और केवल एक्सकेलेटर मूव कर रहा है, यानी इसकी भी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी भी स्पीड v2 के बराबर हो जाएगी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, s इक्वल टू इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 इंटू टाइम कितना लग रहा है, t2। तीसरे केस में क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सकेलेटर। यानी तीसरे केस में एक्सकेलेटर भी मूव कर रहा है और उस एक्सकेलेटर के ऊपर प्रीति वो भी अपने वेलोसिटी से मूव कर रही है। यानी यहाँ पे ये एक्सकेलेटर है, एक्सकेलेटर्स भी कितने से चल रहा है, v2 से चल रहा था जो एक्सकेलेटर की वेलोसिटी थी, और ये प्रीति एक्सकेलेटर के रिस्पेक्ट में कितने से चल रही है, ये v1 से चल रही है। यानी एक्सकेलेटर पे इसकी नेट वेलोसिटी कितने दिखेगी, v1 प्लस v2, क्योंकि ये भी चल रही है v1 से, एक्सकेलेटर भी चल रहा है v2 से, तो नेट कितने से मूव करेगा, ये v1 प्लस v2 से मूव करेगा। और लेट सपोज इसमें टाइम कितना लग रहा है, t डैश, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस s इक्वल टू कितना लगेगा, वेलोसिटी जो कि नेट वेलोसिटी है v1 प्लस v2 इंटू टाइम t डैश। तो t डैश की वैल्यू कितना लिख देगा, t डैश की वैल्यू हो जाएगी s अपॉन v1 प्लस v2। s को ऐसे ही रहने देना, v1 की वैल्यू यहाँ s बाई t1 हो जाएगी और यहाँ से v2 की वैल्यू s बाई t2 हो जाएगी। t2 यहाँ से निकाल लिया, t1 यहाँ से निकाल लिया, s कॉमन लेके कट जाएगा, ये आ जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। यानी आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखना, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v कितना दे रखा है, v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है, वेयर a b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड। यानी t इज इक्वल टू 1 सेकंड से t इज इक्वल टू 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये s की वैल्यू आपको पता करना है। सही है। अब डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 से 2 टाइम इंटरवल में, वो कितना लिखेगा, वेलोसिटी मुझे पता है v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकता है, dx बाई dt, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका dx बाई dt, और dx बाई dt आप कितना लिखोगे, at प्लस bt स्क्वायर। तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, at प्लस bt स्क्वायर, और इसका ये हो गया dt। अब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है इंटीग्रेट करेगा दोनों साइड में, तो टोटल डिस्टेंस x आ जाएगा, और कहां से कहां, t इक्वल टू 1 से 2 सेकंड में निकालना है, तो लिमिट 1 से 2 पुट करेगा। यहाँ पे एक बार निकाल लेना, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करूंगा 1 से 2 तक, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाई 3। यहाँ से एक बार सॉल्यूशन निकालना, ये कितना हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे भी पुट करेगा 1 से 2 तक, तो ये तो हो जाएगा a बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, लिमिट पुट करेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1, प्लस ये कितना हो जाएगा b बाई 3 बाहर आ जाएगा, इंटू टी क्यूब है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी 2 क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 1 क्यूब 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3a बाई 2, प्लस ये कितना हो जाएगा 7b बाई 3। यानी ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा, आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक कहानी सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ बॉल थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकल अपवर्ड फेंका गया, इट हैज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड when it reach the 1/2 of its maximum height। तो लेट सपोज आप क्या कह रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, u दिया। लेट सपोज ये मैक्सिमम हाइट इसका h मैक्सिमम पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, ये मैक्सिमम हाइट उसका h है और कह रहा है कि इसकी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है कब, जब ये कहां पहुंच रहा है, अपने मैक्सिमम हाइट के आधे पे, यानी मैक्सिमम हाइट h है तो ये h/2 हाइट पर जब पहुंच रहा है तो h/2 पर पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, इसकी वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है हाउ हाई डज द बॉल राइज, यानी इस बॉल की मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मेरे पास यहाँ पे देखना ये टोटल हाइट h है, ये टोटल हाइट h/2 है, बस एक छोटा सा कहानी है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी h/2 होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 पता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 पता है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस पॉइंट A से इस पॉइंट के बीच में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या लिखूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी आपको कितना दिख रहा है 0 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसको मान रहा हूँ, यहाँ से यहाँ यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 10 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है माइनस का 10 इंटू डिस्टेंस कितना जा रहा है, या डिस्प्लेसमेंट h/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10h इक्वल टू 10 स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय, यानी एक पार्टिकल है जिसका वेक्टर, यानी आप ऐसा मान के चलो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है जिसकी वैल्यू आपको कितना दिया है 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि t सेकंड में है, i कैप डिनोट कर रहा है x और y डायरेक्शन को, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ध्यान रखना रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो एक बार मुझे मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की बात कर रहा है, सर्कल के रेडियस की बात कर रहा है, इंच की बात कर रहा है, तो आप सबसे पहले एक बार ट्राई करना, मैं क्या कर रहा हूं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। पोजीशन वेक्टर r है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कोई भी वेक्टर आप लिखते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, यहां तक सही है। 4 स्क्वायर कॉमन ले लेगा, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 मीटर। यानी आप क्या कह रहे हो सर, एक पार्टिकल है जो सेंटर से, ये ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही मूव कर रहा है, यानी ये कैसा मूवमेंट होगा बच्चे, एक सर्कुलर पाथ में ही मूव कर पाएगा, क्योंकि सर्कल ही मेरे पास एक ऐसा पाथ है जो सेंटर से हमेशा डिस्टेंस सेम है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा dr/dt को आप क्या बोल दोगे वेलोसिटी वेक्टर। अब इस वेक्टर का आपको क्या नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है, आप एक बार डिफरेंशिएशन करना, 4 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, साइन 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन का कॉस 2 पाई टी हो जाएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेगा कितना इनटू 2 पाई और ये आई कैप हो जाएगा प्लस 4 कांस्टेंट है ऐसा ही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस ऑफ साइन, तो ये कितना हो जाएगा ये आई कैप माइनस 4 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप और अंदर वाले का भी फिर डिफरेंशिएशन करेगा इनटू 2 पाई, ये वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा 8 पाई cos 2 पाई टी आई कैप माइनस 4 नहीं आएगा 8 आ जाएगा 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। यहां तक कहानी सही है। बस एक छोटा सा कहानी एक और देख लेना कि अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि ये मेरे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड स्पीड कितना हो जाएगा, ये क्या लिखता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है तो उसका क्या लिखता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई कॉस 2 पाई टी का होल स्क्वायर
प्लस 8 पाई साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 पाई की स्क्वायर कॉमन ले लेना, बाहर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 8 पाई आंसर आ जाएगा। यानी मेरे पास पाथ ऑफ पार्टिकल सर्कल रेडियस 4 मीटर है, ये भी सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, ये गलत है क्योंकि वेलोसिटी कितना आ रहा है 8 पाई मीटर पर सेकंड, यानी आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, यानी आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और x अब c का एक बार मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि c मैं ट्रू क्यों बोल रहा हूँ। c इसलिए ट्रू बोल रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो ये r वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन उसके नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर ये v स्क्वायर अपॉन r होता है, आपको याद होगा सब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था उसकी वैल्यू ही v स्क्वायर बाई r हो जाती थी। ठीक है ना, तो बस वो एक बार देख लेना। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वो गलत है। क्वेश्चन नंबर एक बार 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, आपको पता है कि इनिशियल वेक्टर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने प्रोजेक्टाइल किया है और इस प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का जो वेक्टर का है वो कितना है 2y प्लस 3j है, सही है। आपको ये पता है कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो पार्टिकल है ये इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी x डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड, x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और y डायरेक्शन में कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ये जब यहां से जाते हुए यहां पर जाएगा तो आपको सबको आइडिया है कि मेरे पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, तो x डायरेक्शन की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगा, बट y डायरेक्शन के सेम हाइट पर सेम होता है, तो ये ग्राउंड पर अगर अपवर्ड 3 से जा रहा है तो ग्राउंड पर पहुंचने पर यहाँ पे डाउनवर्ड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस 3j कैप, तो कितना आंसर हो जाएगा 2i माइनस 3j कैप, यानी आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक कहानी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, यानी कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने प्रोजेक्टाइल किया है, कह रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, उसकी स्पीड मैक्सिमम हाइट पे उसका हाफ है उसके इनिशियल स्पीड से। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी मैं लेट सपोज किसी एंगल थीटा पर अभी u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल होगा और जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, ठीक है ना। अब आप सबको पता है मैक्सिमम हाइट पे इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी केवल इस डायरेक्शन में रहेगी v, और वो क्या कह रहा है इसके इनिशियल स्पीड u का हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा v/2, और कह रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको अब फाइंड आउट करना है, तो लेट सपोज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मान लेता हूं, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो अगर इनिशियल मेरा v वेलोसिटी है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आएगा इसका, x डायरेक्शन में वेलोसिटी एक बार देख लेना, ux की वैल्यू इनिशियल हो जाएगा u cos थीटा और uy की वैल्यू y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा u sin थीटा। आप सबको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी मेरे पास x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी कैसी रहेगी कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर जो फाइनली x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u/2, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी ux के बराबर ही होगा, यानी u/2 की वैल्यू किसके बराबर होगा u cos थीटा के, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि कह रहा है एक बार आपको ग्राफ दिया हुआ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो ये x वर्सेस t का आपको ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इस पे आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट A यहाँ पर है, एक पॉइंट B यहाँ पर है, एक पॉइंट C यहाँ पर है और एक पॉइंट D यहाँ पर है, और आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी आप क्या कह रहे हो x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, वो आपको स्पीड देगा। तो यानी अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो मेरे पास स्पीड भी ऑब्जेक्ट का
ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक बार देख लेना स्लोप किसका किसका, पॉइंट ए पे आप अगर देखोगे तो आपको स्लोप 0 मिलेगा, यानी पॉइंट ए पे वेलोसिटी कम है। पॉइंट बी पे स्लोप थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, पॉइंट सी पे स्लोप सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम स्लोप आपको कहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम स्लोप मिल रहा है एट सी पर। तो मैक्सिमम स्पीड भी आपको कहाँ पे मिल रहा होगा, मैक्सिमम स्पीड भी सी पर मिल रहा होगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पॉइंट सी, और पॉइंट सी मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में मेरे पास पॉइंट सी है, और पॉइंट सी पे मेरे पास मैक्सिमम स्पीड होगा क्योंकि वहां पे स्लोप मैक्सिमम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टू पार्टिकल ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड। एक रिजिड रॉड से जुड़ा हुआ है। द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेज एज शोन हियर। यानी मेरे पास जो पॉइंट ए है, वेलोसिटी ऑफ ए इज लेफ्ट डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, इस पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी होगी जब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा होगा। अब एक चीज में थोड़ा सा फोकस करके देखना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास ये वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है। अब आप देखना कि इस रॉड का ये वाला पॉइंट मैं पॉइंट ए बोल रहा हूँ, सॉरी ये पॉइंट ए नहीं है, ये पॉइंट आपके पास पॉइंट बी है, और ये पॉइंट आप कितना बोल रहे हो, ये पॉइंट ए बोल रहे हो। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये पॉइंट ए की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है, वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर ये यहाँ पे जाएगा तो बी ऊपर जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी मैं कितना ले लेता हूँ, वी बी, जिसकी वैल्यू मुझे निकालना है। यहां तक की कहानी सही लग रही है ना। कहानी ऐसा है कि रॉड में पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर लेट सपोज मेरे पास एक रॉड है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम है। कैसा है, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, 0 होगा ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में जो वेलोसिटी, यानी अगर ए मेरे पास, अगर मैं कह रहा हूं इस डायरेक्शन में 10 से चल रहा है, तो बी भी कितने से चलेगा, 10 से ही चलेगा। समझ में आ रहा है कहानी। यानी आप बेसिकली कहानी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, एक बार मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे दोनों के बीच की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो आप क्या बोल रहे हो कि सर अगर बी इस डायरेक्शन में 10 से चलेगा तो ए को भी 10 से चलना पड़ेगा। समझ रहे, क्योंकि बीच की तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज सेम ऑन या अलोंग रॉड के अलोंग जो इनकी स्पीड है वो हमेशा सेम रहने वाली है। सही है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर ये 10 है, ये एंगल अल्फा है, तो इस 10 का 2 कंपोनेंट लेता हूँ। एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा 10 कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा 10 साइन अल्फा। सही है। अच्छा, ये एंगल अल्फा है तो इसका भी 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट ये वीबी वेलोसिटी मान लेता हूं, तो उसका एक कंपोनेंट कहां पर आएगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा यहां पर, और एक कंपोनेंट आएगा यहां पर। ये एंगल अल्फा है तो मेरे पास ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। सही है। ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी ये एंगल अल्फा होगा। तो ये वीबी वेलोसिटी है, तो वीबी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वीबी कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, वीबी साइन अल्फा। अब देखना पॉइंट ए और पॉइंट बी का अलोंग द मेरे पास क्या होगा, रॉड के अलोंग दोनों की स्पीड सेम होने वाली है। यानी बी की स्पीड यहाँ पे है वीबी साइन अल्फा, और ये किसके बराबर होगा, इस ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 कॉस अल्फा। यानी वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 कॉस बाई साइन, ये कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस बाई साइन 10 अल्फा 10। अब अल्फा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री कितना लिख लेगा, tan 60, ये √3 होता है, ये कितना हो जाएगा 10 √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 10 √3/3 हो जाएगा। ठीक है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आप देखोगे कितना हो जाएगा, 10 √3 की वैल्यू 1.7 डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू एक बार सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना हो जाएगा 5 15 2 20, 5.8 के पास। ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। सही है यहाँ तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है द पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन अदर बैंक ऑफ अ stream is swimming with a speed of 0.5 मीटर पर सेकेंड at an angle 120 डिग्री। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक यहाँ पे रिवर है, उसका एक बैंक यहाँ पे है दो साइड में, और कह रहा है बंदा कितने स्पीड से चल रहा है? 0.5 से चल रहा है। तो बंदे की स्पीड 0.5 बट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कहाँ से? रिवर के वेलोसिटी से। लेट्स सपोज रिवर की वेलोसिटी वी आर यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये रिवर से कितने एंगल पे? 120 डिग्री पर ये 0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और कह रहा है कि इस तरह से मूव कर रहा है कि ये हमेशा कहां पहुंच रहा है? ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड यानी यहां से यहां पे पहुंच रहा है, यानी इसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो आप अगर यहां पे देखो कि बंदा की स्पीड एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ये 120 है, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 60 डिग्री है। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में 0.5 साइन 60 आ जाएगा और एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? 0.5 कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। और चूंकि ये रिवर में मूव कर रहा है तो रिवर की एक वेलोसिटी किस डायरेक्शन में इसको दिख रही होगी? इस डायरेक्शन में दिख रही होगी। कितनी? वी आर। और अगर इसे बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करना है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? वी आर के, सो दैट इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 हो जाए। तो नेट वेलोसिटी एट एक्स डायरेक्शन ये कितना होगा? 0 होगा। यानी वी आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0.5 cos 60, यानी रिवर की वेलोसिटी होगी 0.5 इंटू 1/2, ये कितना होगा? 0.25 मीटर पर सेकेंड। यानी आपके पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0.25, यानी ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अ पैरेट फ्लाइज एट स्पीड 5 मीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन। आप यहाँ पे देख लेना, ये नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास एक ट्रेन है, लेट्स सपोज ये ट्रेन है मेरे पास, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस ट्रेन की स्पीड है नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है? एक पैरेट है, फ्लाइज हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन में। तो मेरे पास लेट्स सपोज ये पैरेट है, फ्लाई कर रहा है किस डायरेक्शन में? 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। और क्या कह रहा है? द टाइम टेकन बाय टू क्रॉस द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना डिस्टेंस, ये इसका लेंथ कितना है? 150 मीटर। तो बस एक बार छोटा सा सिनेरियो दिखा देता हूँ कि मेरे पास अगर मैं ये ट्रेन को क्या कर देता हूँ? रोक देता हूँ, यानी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन की बात करूँ कि मैंने ट्रेन को क्या कर दिया है? रेस्ट पे ले आया है। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रेन यहाँ पे जा रहा था कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड, और पैरेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो ट्रेन मेरा ऑब्जर्वर है, इसे रेस्ट पे ले आऊंगा। रेस्ट पे लाने का मतलब इस पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 वेलोसिटी ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रेन इस बंदे या पैरेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना हो जाएगा? ट्रेन को रोकने के लिए 10 यहाँ पे किया, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना दिख रहा होगा? 10 + 5। तो पैरेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये कितना हो जाएगा? 10 + 5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसको यहां से यहां कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? एस स्पीड है इतना, तो एस इक्वल टू क्या लिखेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। एस कितना है? यहां से यहां 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड है 15 इंटू टाइम लग रहा है टी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड आ जाएगा। यानी आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। 11 कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास एंड विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल विच रिमेन सेम। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा, वो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं किसी भी पार्टिकल को एंगल थीटा पे फेंकूं, कितने पे? थीटा पे, और एक दूसरे पार्टिकल को फेंक रहा हूं एट एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक को थीटा पे फेंका, एक को 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो 90 माइनस थीटा वाला
का जो भी रेंज होगा वही रेंज आपके पास किसके वजह से होगा, इस थीटा वाले पार्टिकल के वजह से जो ऑब्जेक्ट का रेंज होगा सेम होता है। ठीक है, ये आपको शायद प्रॉपर्टी याद हो कि रेंज सेम होता है फॉर प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो अगर एक का एंगल 60 डिग्री है तो एक का एंगल 90 माइनस 30 डिग्री है, तो दोनों का रेंज क्या होगा, दोनों का रेंज सेम ही होने वाला है। तो कौन सा सेम होगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दोनों का सेम होगा, यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक बार 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक ऑब्जेक्ट 3 kg का है, रेस्ट पे, नाउ एक फोर्स लग रहा है इस पे इतना, तो एक ऑब्जेक्ट है 3 kg का, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की पता करना है आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि अगर मैं इस पे फोर्स F लिख रहा हूँ, ऑफ की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू मास हो जाएगा 3, एक्सेलरेशन a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। F की वैल्यू है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब एक्सेलरेशन आपको पता है तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप, dt को यहां से यहां पे ले आऊंगा, ये हो जाएगा dt। वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट कहां से कहां, t इक्वल टू 3 सेकेंड से, तो t इक्वल टू 0 से 3 लिमिट पुट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करूंगा 0 से 3 आई कैप प्लस 4/3 बाहर आ जाएगा, t का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करूंगा 0 से 3, ये कितना हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब आई कैप प्लस 4/3, ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, एक 3 से ये चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 आई कैप प्लस एक 3 से ये चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 जे कैप, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। सही है, यहाँ तक बस वही करना है, फोर्स है, आपको एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है, dv/dt करना है, इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 2 ब्लॉक ए बी मास 3m एंड m रिस्पेक्टिवली, ये आपको दिख रहा है फिगर, whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration A and B immediately after the string is cut are respectively, यानी जैसे ही आप A और B के बीच का स्ट्रिंग कट करते हो, फिर जस्ट स्ट्रिंग कट करने के बाद मेरे पास A और B का एक्सेलरेशन कितना, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं एक पहले डायग्राम बना रहा हूँ बिफोर कटिंग, मतलब जब कट नहीं किया था तब, उस टाइम पे आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि मेरे पास ये स्प्रिंग अभी कैसा होगा, एक्सपैंडेड होगा, ये मेरे पास होगा A और यहाँ पे रस्सी है और ये मेरे पास क्या होगा B। A का मास कितना है 3m है, B का मास कितना है m है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स इस पे लगेगा mg, इस पे टेंशन की वैल्यू भी कितना होगा mg, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था mg, तो यहाँ पे भी A पर रस्सी टेंशन कितना लगाएगा mg, ये टेंशन लगाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसमें ग्रेविटेशन फोर्स 3mg लगाएगा, तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है Fs वो कितना हो जाएगा 3mg प्लस mg, नीचे जितना फोर्स है उतना ही फोर्स है क्योंकि ये रेस्ट पे, नेट फोर्स 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4mg के बराबर हो जाएगा। अब आपने जस्ट क्या किया है, आपने यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कट कर दिया है। अच्छा, जैसे स्प्रिंग कट करूंगा मेरे पास स्प्रिंग तो कंप्रेस नहीं होगा, स्प्रिंग तो जितना पहले एक्सपेंड था जस्ट कट करने के बाद उतना ही होगा। हाँ, कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा सा शायद कंप्रेस हो जाए, वो अलग कहानी है, बट उस सडन कटने के बाद तो अभी भी इसका एक्सपांशन उतना ही होगा जो कटने से पहले। ये ए हो गया और ये बी हो गया। रस्सी जैसे काटूंगा, रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, इस पे ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ लग रहा होगा mg, कोई टेंशन नहीं है। इसमें कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स 3 mg, और स्प्रिंग फोर्स अभी उतना ही लगेगा जो पहले लग रहा था, क्योंकि जितना पहले एक्सपेंशन था अभी कट करने के जस्ट बाद अभी भी उतना ही एक्सपेंशन होगा, यानी कितना होगा 4 mg। तो अब यहाँ पे देख लेता हूँ एक्सेलरेशन कितना है। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा कितना, इस पे लगने वाला फोर्स mg डिवाइडेड बाय इसका मास m, यानी इसका एक्सेलरेशन g हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन देखेगा तो इस पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा, इस पे एक्सेलरेशन के लिए F net इक्वल टू m में बोलेगा, m कितना हो जाएगा 3m इंटू a, तो AB की वैल्यू तो g आ गई, AA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F net कितना है 4 mg माइनस 3 mg यानी mg डिवाइडेड बाई 3m, m से m चला जाएगा, यानी AA की वैल्यू कितनी आ रही है g बाई 3 और AB की वैल्यू कितनी आ रही है g। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, A का g बाई 3 और B का g, यानी ऑप्शन एक कौन सा हो जाएगा, एक्सेलरेशन आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी g बाई 3 एंड g, A का g बाई 3 और B का g। सही है यहाँ तक कहानी। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि मेरे पास एक बॉल है, वो v वेलोसिटी से एट एंगल 60 डिग्री पे कोलाइड कर रहा है और वापस 60 डिग्री पे आ रहा है। इंपल्स पता करना है। इंपल्स मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है उसमें होने वाले मोमेंटम में चेंज के बराबर। तो इनिशियली आप देखोगे कि मेरे पास बॉल यहाँ पर है, ठीक है ना, और कितने एंगल पे जा रहा है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है एट एंगल 60 डिग्री पर, ठीक है ना। ये उसकी इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन में बॉल v वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा है एट एंगल 60 डिग्री पर। अब यहाँ पे बस मैं मोमेंटम में चेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके वजह से यहाँ पे आप देखना, ये अगर मेरे पास v वेलोसिटी से जा रहा था, ये एंगल 60, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 तो ये भी एंगल 60, ये कितना हो जाएगा v cos 60, और ये वेलोसिटी इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा v sin 60। इसका अगर आप देखोगे तो x डायरेक्शन में फाइनल कंपोनेंट हो जाएगा v cos 60 और x डायरेक्शन में कितना होगा v sin 60। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा कहानी है कि मैं इनिशियल अगर मोमेंटम देखूं इस बॉल का x डायरेक्शन में तो क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट का मास इनटू x डायरेक्शन की वेलोसिटी v cos 60। इनिशियल अगर मैं y डायरेक्शन में मोमेंटम देखूंगा तो कितना लिखूंगा, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव साइन लिख रहा हूं, माइनस का mv sin 60 डिग्री। सही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये फाइनल सिचुएशन में जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा था तो फाइनल सिचुएशन में x डायरेक्शन में मोमेंटम देखेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का mv cos 60 लिख रहा हूँ, और फाइनल अगर मैं y डायरेक्शन में देखूं माइनस mv sin 60, कितना लिख रहा हूँ sin 60। अब आप यहाँ पे देखना कि x डायरेक्शन में आपको किसी भी तरह का मोमेंटम में चेंज, सॉरी y डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, y डायरेक्शन में कितना है वो जीरो, क्योंकि इनिशियल जो था वही फाइनल है, तो केवल जो भी मोमेंटम में चेंज होगा x डायरेक्शन में होगा कितना p फाइनल माइनस p इनिशियल। इनिशियल कितना है mv cos 60, ये कितना आ जाएगा माइनस 2mv cos 60, और 2mv cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2mv cos 60, आपके पास हो जाएगा 1/2, वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस mv मतलब मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए के बराबर। बस वही एक छोटा सा कहानी है कि आपका x डायरेक्शन में केवल मोमेंटम में चेंज हुआ, y डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो नेट मोमेंटम चेंज कितना आ रहा है mv। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। कह रहा है प्लैंक ऑफ बॉस ऑफ वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट एन अदर एंड एज अ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल रीच एज 30 डिग्री, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स। तो क्या कह रहा है कि मेरे पास सरफेस अगर मैं इस तरह से रखता हूँ तो अभी ये मूव नहीं कर रहा है, बट जैसे ही मेरे पास एंगल कितना हुआ स्लिप मतलब 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री पे जस्ट ये स्लिप करना स्टार्ट कर दिया है, यानी आप क्या कह रहे हो 30 डिग्री पे जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करने लगा जस्ट स्टार्ट स्लिप।
अगर जस्ट सिर्फ स्टार्ट कर रहा है तो आपको याद होगा ये एंगल ऑफ रिपोज है, तो म्यू एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस कितना है, म्यू एस होता है मेरे पास tan थीटा के बराबर। क्या यहाँ तक कहानी सही है? तो म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एस tan थीटा हो जाएगा tan 30 के बराबर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि मेरे पास जब बॉक्स स्टार्ट करने लग रहा है तो मेरे पास नीचे डाउन कर मूव करने लगा, कितने पर, स्लाइड कर रहा है 4 मीटर, कितने पर, इन 4 सेकेंड पर, ठीक है। तो दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इसका एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे, अगर स्टार्ट करने लगा स्लिप करना तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, mg sin 30 डिग्री यहाँ होगा, जबकि आपके पास यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो कितना लगेगा, म्यू के mg cos 30 डिग्री। यहाँ तक कहानी सही लग रहा है? तो यानी इसका जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर ये कितना लिखेगा, mg sin 30 माइनस म्यू के mg cos 30 डिवाइडेड बाई मास m, यानी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g sin 30 हो जाएगा हाफ माइनस म्यू के g cos 30 हो जाएगा √3/2, और एक्सेलरेशन a आप कितना लिखोगे, ये 4 मीटर मूव कर रहा है कितने में, 4 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन आप यहाँ पे अगर निकालोगे तो एक्सेलरेशन a कितना लिखोगे, लेट सपोज यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है 4 मीटर मूव कर रहा है इन 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s बोल देगा, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है, नहीं पता है तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना लिख लेगा, a लिख लेगा 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 4 डिवाइड बाई t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर यानी 16, कितना आ जाएगा 1/2, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/2, g की वैल्यू कॉमन ले लेना, g/2 कॉमन ले लेना, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू के √3, इसकी वैल्यू एक बार निकाल लेना, देखना कितना आएगा, 2 से 2 चला गया तो ये कितना आ जाएगा 1/10, g की वैल्यू 10 रख लेना, 1 माइनस म्यू के √3, ये कितना हो जाएगा 0.1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू के √3 आ जाएगा। यहाँ पे आप म्यू के की वैल्यू कितना लिख लोगे, 1 माइनस 0.9 इन डिवाइडेड बाई √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9 √3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 0.3 इंटू 1.7, ये कितना आ जाएगा 0.5 के आसपास आ जाएगा। तो म्यू के की वैल्यू 0.5 आ गई और म्यू एस की वैल्यू tan 30 है, तो म्यू एस की वैल्यू tan 30 का मतलब कितना हो गया 1/√3 यानी √3/3 यानी 1.7/3, ये कितना हो जाएगा 0.6 के आसपास आ जाएगा, तो ये 0.6 और 0.5 हो जाएगा, तो 0.6 मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक 0.6 होगा, 0.5 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ एक्टिंग पार्टिकल मास हम इनकाइंड फोर्स टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है 0 से 1 तक। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आपको याद होगा एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ वर्सेस टी ग्राफ। अब ये एरिया कितना हो जाएगा एक बार निकाल लेना, ये एरिया हो जाएगा, ये टी है, ये फोर्स एफ है, एक बार ट्राई कर लेना, ये डिस्टेंस 2 है, ये कितना है लेंथ, ये 6 है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 इंटू 6, ये एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 से 4 है, तो 2 इंटू ये लेंथ कितना है -3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये भी 4, ये 4 है बेस 4 है और लेंथ कितना है इसका 3, ये हो जाएगा 12, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 6 - 6 + 12, तो आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन सेकंड, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है कि आपके पास M1 M2 और M3 ब्लॉक है, कह रहा है कि द मास M1 है फ्रीली, M1 फ्री है मूव करने के लिए, M2 M3 इस तरह से रफ सरफेस में है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, कह रहा है पुली इज फ्रिक्शनलेस, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ M1 का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो लेट सपोज यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास मास M1 है और यहाँ पे M2
और कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे m3 जुड़ा हुआ है। एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे इस पे फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा m1g, यहाँ पर देखना ये आगे की ओर मूव कर रहा होगा और तीनों का सेम एक्सेलरेशन होगा, तो इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा कितना, म्यू इंटू एन यानी म्यू m2g, और एक इस पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा कितना, म्यू इंटू एन यानी इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू m3g। तो ये इन सबका एक्सेलरेशन क्या है, सेम ही है, तीनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ए आप लिख सकते हो F ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स मतलब इसको नीचे केवल ले जाने के लिए कौन सा फोर्स है, m1g, और इसको रो कौन सा फोर्स रहा है, माइनस म्यू m2g माइनस म्यू m3g डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तीनों का मास यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ना सेम है, तो m कॉमन ले लेना, ये कितना हो जाएगा g माइनस 2 म्यू g डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। g कॉमन ले लेना, तो g बाई 3 1 माइनस 2 म्यू आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ट्राई करते हैं। कह रहा है स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट h इट हिट्स ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p। तो क्वेश्चन नंबर 18, लेट सपोज यहाँ पे कह रहा है मैंने h हाइट से इसको क्या किया, ड्रॉप किया। h हाइट से जैसे ही ड्रॉप करूंगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू रूट 2gh हो जाएगा, और यहाँ पे जो मोमेंटम है p उसकी वैल्यू कितना लिखेगा, m इंटू वेलोसिटी रूट 2gh, सही है। उसके बाद कह रहा है इफ द सेम स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट 100%, फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन प्रीवियस हाइट, यानी अब 100% का मतलब कितना हो जाएगा, अब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो कितने पर, h से h का 100%, यानी h से कितना इंक्रीज किया, h का 100%, यानी ये कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, यानी 2h हाइट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी अब फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2gh कितना हो जाएगा 2h, तो अब यहाँ मोमेंटम कितना हो जाएगा m रूट 2g इंटू 2h हो जाएगा। यहाँ तक कहानी सही है। पूछ रहा है परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज आप अगर निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज p का हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो m रूट 4gh माइनस m p इनिशियल कितना हो जाएगा 2gh डिवाइडेड बाई इनिशियल m 2gh, m से m 2gh से नहीं gh से gh ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। रूट 4 की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, इसको 2 भी मत करना, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड एक बार कर देना, ठीक है ना, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। ये हो जाएगा रूट 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। रूट 8 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 2 रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 हो जाएगा 1.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.4 के आसपास हो जाएगा, और मेरा परसेंटेज चेंज निकालेगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा पी जो रेशियो आ रहा था इनटू 100, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 40%, यानी आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सैंड इज बीइंग ड्रॉप कन्वेयर बेल्ट ऑफ रेट m kg पर सेकंड, फोर्स नेसेसरी टू कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास लेट सपोज एक कन्वेयर बेल्ट है, ये मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, और मैंने इस यहाँ पे एक सैंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना, सैंड ड्रॉप कर रहा हूँ विद मास कितने से, m kg पर सेकंड से, यानी आप क्या कह रहे हो, इस कन्वेयर बेल्ट में जो मेरे पास सैंड गिर रहा है वो पर सेकंड m kg है, यानी रेट ऑफ फॉल ऑफ सैंड कितना हो जाएगा, dm बाई dt की वैल्यू वो कैपिटल M है। अब आपको याद है कि अगर मेरे पास किसी भी कन्वेयर बेल्ट में इसका जो कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी है वो कितना रहना है, कांस्टेंट रहना है, तो आप यहाँ F इक्वल टू m में नहीं यूज कर सकते, ये केवल यूज होता था फॉर कांस्टेंट मास के लिए, ठीक है ना। यहाँ मास कन्वेयर बेल्ट का कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है क्योंकि सैंड गिर रहा है, तो यहाँ पे आप यूज करते हो F अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v
dm/dt। तो इस पे जो आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हो वही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये F की वैल्यू m dv/dt, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt 0 हो जाएगा। ये वेलोसिटी v से चल रहा है, v dm/dt कैपिटल M है तो अप्लाइड फोर्स m इंटू v आ जाएगा न्यूटन, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक बार 20 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ ब्लॉक बी पुश्ड momentarily along horizontal surface with initial velocity v if mu is the coefficient of sliding friction between b and surface block b will come to rest after। तो बस यहाँ पे देख लेना कि मैंने इसको इनिशियली कितना वेलोसिटी दिया है, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे v वेलोसिटी दिया है और फाइनली ये रेस्ट पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, रेस्ट पे पहुंच जाएगा। तो ये कह रहा है किस टाइम पर ये रेस्ट पे पहुंचेगा, वो टाइम पता करना है। तो यहाँ पे आप देखना कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है तो यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना, म्यू mg, जिसके वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी म्यू mg डिवाइडेड बाय m, यानी म्यू g इसका एक्सेलरेशन हो गया। ये इनिशियल 0 पर है, फाइनली रेस्ट पे है, टाइम निकालना है। इक्वेशन कौन सा यूज कर लूंगा, v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, माइनस एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए कितना एक्सेलरेशन आ रहा है म्यू g इंटू टाइम t, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से v बाई म्यू g। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। 21 कह रहा है अ फोर्स 6 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी रेस्ट एंड मास 1 kg है, ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी अटेन्स 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगने का मतलब F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है। फोर्स कितना लगाया है 6 न्यूटन, मोमेंटम पहले रेस्ट पे था अब 30 पे चलने लगा, मोमेंटम कितना लिखेगा mv फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम t। मास कितना है क्वेश्चन में 1 है, v फाइनल कितना है 30 है, इनिशियल 0 हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम मुझे निकालना है, t की वैल्यू 30/6 यानी 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 22 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 22 क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड इंक्लाइंड प्लेन और स्लोप ऑफ एंगल थीटा, ब्लॉक स्लाइड डाउन एट प्लेन, कांस्टेंट स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या कह रहा है, एंगल थीटा पर है, m मास का ऑब्जेक्ट है और m मास का ऑब्जेक्ट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे लगेगा mg sin थीटा और एक यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना F के, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा, और ये म्यू कौन सा होगा, म्यू के होगा क्योंकि मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो आप F नेट ब्लॉक पर कितना बोलोगे 0, यानी आप कितना बोलोगे mg sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg sin थीटा को म्यू के mg cos थीटा यानी फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू के की वैल्यू mg से mg चला जाएगा, sin बाई cos tan थीटा आ जाएगा। तो म्यू के की वैल्यू tan थीटा आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी है डायरेक्ट। और अगर आपको याद भी हो कि मेरे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए स्लोप होता है यानी एंगल ऑफ रिपोज म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है, वहां से भी आप सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, एक टॉय कार है, चार्ज क्यू है उस पर, मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक बार इसको सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास एक टॉय कार है, इस पे चार्ज कितना है क्यू है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट किया है, ठीक है। ड्यू टू दिस फोर्स क्यू ई, इसकी इनिशियल t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, सही है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ये आगे मूव करेगा और एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहा है इन 1 सेकेंड और कितने टाइम में, t इक्वल टू 1 सेकेंड में। फिर क्या कह रहा है, एट इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ रिवर्स, यानी अब जो है जस्ट 1 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दिया। अब आप एक कॉमन सेंस से थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि अगर मेरे पास यहाँ पे फोर्स के वजह से
ये 1 सेकंड में 0 से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले रहा है, तो अब उतना ही फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्यों ही, जिसके वजह से इसकी वेलोसिटी फिर से 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी 0 होगा, अभी भी इस पे फोर्स e इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स अभी भी यहाँ पे लग रहा है, यानी फिर 1 सेकंड के बाद यानी t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड में फिर वेलोसिटी 0 से कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या यहाँ तक कहानी सही लग रहा है, समझ रहे? तो क्यों ही फोर्स के वजह से 1 सेकंड में 0 से 6 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाया, तो उतने ही टाइम में फिर वेलोसिटी 0 होगा। क्योंकि अभी भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो कार यहां से मूव करेगा कितना, 1 सेकंड में फिर 6 मीटर ले लेगा। कह रहा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पता करनी है। तो एक बार मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि कितना ट्रेवल करेगा। यहाँ से यहाँ पे आप डिस्टेंस कितना बोल दो कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेट सपोज s1 है, ये डिस्टेंस, अच्छा ये अगर डिस्टेंस मेरे पास s हुआ, तो आप यहाँ पे समझ लेना ये डिस्टेंस है, तो सिमेट्री से ये भी डिस्टेंस आप s बोल सकते हो, और उसी सिमेट्री से ये भी डिस्टेंस s बोल सकते हो। अब ये डिस्टेंस s कैसे निकालेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दिया है, फाइनल वेलोसिटी 6 है, तो आप क्या लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कोई मतलब नहीं है क्या निकालने का, मुझे टाइम भी पता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, s इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम t। तो s की वैल्यू क्या लिखेगा, फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम 1 है, कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। यानी अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 3s, यानी s की वैल्यू 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस एस माइनस एस, यानी कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s के बराबर, यानी 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी, पहले क्या पूछा है, 0 से एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी अगर देखूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 सेकंड है, यानी 1 मीटर पर सेकंड आएगा। एवरेज स्पीड अगर बोलूंगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो कि 9 है डिवाइडेड बाय टाइम 3, यानी 3 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी 1 और 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर 23 का कितना आ जाएगा, इसका आंसर आप अगर निकालोगे तो ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा, राइट। तो 23 का आंसर कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 1 और एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 24 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको 4 डायग्राम दिख रहा होगा। कह रहा है ये जो लाइन आपको दिया है वो इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में बात की है। कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके सिनेरियो में मुझे वर्क डन निकालना है। तो आपको एक चीज याद होगा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए वर्क डन होता है Q टाइम्स डेल्टा V। तो पहले वाले के लिए वर्क डन कितना है, चार्ज की वैल्यू मैं मान लेता हूं Q है, और डेल्टा V की वैल्यू कितना हो जाएगा, VB माइनस VA। तो ये पॉइंट A का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और पॉइंट B का पोटेंशियल आपको दिख रहा होगा 40 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 10, W2 कितना हो जाएगा Q टाइम्स इंटू डेल्टा 2। तो A का यहाँ पे है 10 वोल्ट और B का है 40 वोल्ट, कितना हो जाएगा 40 माइनस 10, W3 कितना हो जाएगा Q टाइम्स डेल्टा V। A और B के बीच में पोटेंशियल, A का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और B का पोटेंशियल 40 वोल्ट है, तो 40 माइनस 10 ये भी हो जाएगा। वर्क डन ड्यू टू 4 वाले डायग्राम में देखना, पॉइंट A का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और B का पोटेंशियल 40 वोल्ट है, तो ये भी कितना हो जाएगा Q टाइम्स 40 माइनस 10। तो सब में वर्क डन सेम ही आ रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए। इन 4 केसेस वर्क डन इज सेम इन ऑल डायग्राम। ठीक है, तो आंसर इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन अ रीजन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय V। V की वैल्यू कितना दे रखा है
6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz और कह रहा है वेयर v इज इन वोल्ट्स द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 2 कूलम एट सिचुएटेड एट पॉइंट b। तो किसी भी चार्ज पर आप फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हो q टाइम्स e, यानी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो q की वैल्यू भी मैं आसानी से निकाल लूंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आपको याद होगा कितना होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। माइनस डेल वी बाई डेल एक्स एक बार निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब एक्स आपके पास वेरिएबल, वाई जेड कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेगा 6 आएगा, माइनस 8y माइनस ये डिफरेंशिएशन 0, ये भी d 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये भी कांस्टेंट की तरह। तो मेरे पास ये डेल वी बाई डेल एक्स ये आई कैप हो गया, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ये वाई यहाँ पे कोई है नहीं, ये कांस्टेंट की होगा 0 होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, ये y हो जाएगा माइनस 8 और ये हो जाएगा प्लस 6z और ये j कैप हो जाएगा माइनस डेल v बाई डेल z, मतलब z मेरे पास वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये कितना होगा 6y k कैप हो जाएगा। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ, 1,1,1 पे यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 8 आई कैप माइनस माइनस 8 माइनस 8 प्लस 6 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस 6 के कैप। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 6 यानी माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप और ये माइनस 6 के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कितना ले लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगा E का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 प्लस 100 प्लस 36 यानी अंडर रूट 140। ठीक है, इसको कितना लिख देगा, अंडर रूट 140 कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 140 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 10 इंटू 7 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 10 को लिख देगा 5 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 35, 2 रूट 35। तो जो फोर्स होगा वो Q टाइम्स E हो जाएगा, Q की वैल्यू है 2 और E आ रहा है 2 रूट 35 यानी 4 रूट 35 न्यूटन मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो 4 रूट 35 यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D। यहाँ तक कहानी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए बी सी आर 3 पॉइंट एट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपका B पर होगा, फिर C पर होगा, फिर A पे सबसे मिनिमम पोटेंशियल होगा। तो मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल किस पे आएगा, पॉइंट B पर, तो मैक्सिमम एट पॉइंट B यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आ जाएगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट B का होगा। क्वेश्चन नंबर 27 चेक करते हैं। 27 कह रहा है टू मेटलिक स्फीयर रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्ज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, इफ दीज आर कनेक्टेड टू बाई अ कंडक्टिंग वायर द फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर वो कितना होगा। तो यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टिंग था चार्ज जिसमें आपने चार्ज Q1 कितना कर दिया है, Q1 किया है -10 के पावर -2 कूलम और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का 2 नहीं है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और इस पे चार्ज कितना दिया है Q2 5 इंटू 10 के पावर -2 कूलम चार्ज। सही है। अब आप क्या कह रहे हो कि इनको मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूंगा तो फाइनल चार्ज कह रहा है बिगर स्फीयर में कितना है, यानी यहाँ पर इस बिगर स्फीयर में कितना होगा। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया, यहाँ से यहाँ क्यों फ्लो कर गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक बार मान लेते हैं इसका रेडियस मेरे पास
अगर मैं 3r मान लेता हूँ तो इसका रेडियस कितना होगा, r होगा। अगर मैं मान लेता हूँ इस पे जो लास्ट में चार्ज है q है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज तो q1 प्लस q2 ही होगा, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, इस पे टोटल चार्ज हो जाएगा -10⁻⁻2 प्लस 5 इंटू 10 के पावर -2, टोटल चार्ज -q। टोटल चार्ज तो मेरे पास इन दोनों का एडिशन ही होगा। मान लेता हूँ उस पे यहाँ पे q चार्ज है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज -q, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -2 माइनस q चार्ज इस पे हो जाएगा। अब चूंकि वायर से जोड़ा है तो इस पॉइंट A का पोटेंशियल और पॉइंट B का पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो अब एक बार देख लेते हैं पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना लिखेंगे। पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखूंगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इस पे क्यू की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 के पावर -2 माइनस क्यू, के क्यू डिवाइडेड बाई इसका रेडियस कितना है आर है, आर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें कितना लिखेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इसका रेडियस पहले वाले से 3 टाइम्स में है तो 3r हो जाएगा, r से r चला जाएगा, k से k चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 के पावर -2 माइनस 3q इजकल टू q। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4q इजकल टू 12 इंटू 10 के पावर -2, यानी q की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 के पावर -2 कूलम। यानी आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, अ चार्ज क्यू इंक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस और रेडियस आर, इफ रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा आपके पास क्या होता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मेरे पास फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर मेरे पास गॉसियन सरफेस में ये ले रहा हूँ आर रेडियस का, अंदर चार्ज क्यू है, तभी भी फ्लक्स आप कितना लिखोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं ये बड़ा वाला सरफेस ले लिया रेडियस 2r का, अभी भी इस पे फ्लक्स कितना लिखेगा क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी रिमेन द सेम। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 29 क्या कह रहा है, 4 इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं, कॉर्नर इनके साइड 2l है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट ए। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू है। अब इसको एक बार नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम आप चार्ज 1 ले लेना, इसका चार्ज 2 ले लेना, 3 ले लेना और 4 ले लेना। अच्छा यहाँ पे अब देखना, यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ 2l है, तो यहाँ से यहाँ की लेंथ कितना है l, और यहाँ से यहाँ की भी लेंथ l। तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल होगा 1 के वजह से भी, 2 के वजह से भी, 3 के वजह से भी और 4 के वजह से भी। 1 के वजह से होगा के क्यू डिवाइडेड बाई एल, 2 के वजह से भी होगा के क्यू डिवाइडेड बाई एल, प्लस 3 के वजह से कितना होगा, 3 के वजह से ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये 2l है, ये l है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर का अंडर रूट यानी रूट 5l। तो ये कितना हो जाएगा v3 की वैल्यू, v3 की वैल्यू आपके पास हो जाएगा के क्यू की वैल्यू माइनस क्यू है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा लेंथ, लेंथ कितना है l रूट 5 प्लस v4 कितना है, v4 का भी डिस्टेंस रूट 5l हो जाएगा, कितना हो जाएगा k क्यू की वैल्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई l रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मेरे पास नेट पोटेंशियल कितना बोल सकते हो 2kq बाई l माइनस 2kq बाई रूट 5l। बाहर k2kq बाई l कॉमन ले लेना, ये 1 माइनस 1 बाई रूट 5 आ जाएगा। तो k हो जाएगा k2q बाई l, k2q बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 5, यानी आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार 30 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 2 पॉजिटिव आयन each carrying q are separated by distance d. If the force of repulsion between ion, the number of electron missing from each ion will be the, 2 पॉजिटिव आयन है each carrying charge q, इस पे भी चार्ज q है और इस पे भी चार्ज कितना है q है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, लेट्स सपोज d है। कह रहा है इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज f, यानी रिपल्शन फोर्स इसमें भी f है और इसमें भी फोर्स f है। तो आप यहाँ पे अगर एक चार्ज पे q वैल्यू बोल रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू e के बराबर होगा, सही। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितना लिखेगा k q1 q2 बाई
आर स्क्वायर, तो एफ तो यही है के, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ई स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 पाई एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी आंसर सी निकल के आ जाएगा। के की वैल्यू 1/4 पाई ए नॉट आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की क्या कह रहा है, टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू फेस ईच अदर, सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, यानी आप लेट सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे दोनों पे फोर्स कितना लग रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ लग रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर एक केरोसिन यानी एक मीडियम रख दिया है, उस मीडियम में इन दोनों प्लेट को क्या कर दिया है रख दिया है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम हो जाता है ई टाइम्स, तो आप क्या करोगे जो इसमें अब फोर्स लग रहा होगा एफ डैश, वो एफ डैश क्या होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना पहले फोर्स लग रहा था एफ डिवाइडेड बाई के क्या है मेरे पास इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये मेरा एफ डैश क्या हो जाएगा शुरुआती फोर्स से थोड़ा सा कम हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 डिस्कस कर लेते हैं। 32 क्या कह रहा है, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देयर डिस्टेंस 2l, C इज द मिड पॉइंट, C मिड पॉइंट है ए बी का, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलोंग सेमी सर्कल CRD में मूव करने पर, तो मेरे पास क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ए और बी पे रखा हुआ है, तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है, ए पर कितना चार्ज रखा है प्लस क्यू और बी पे कितना चार्ज रखा है माइनस क्यू। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये पॉइंट मेरा क्या है पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है मेरे पास पॉइंट डी है, तो पॉइंट सी का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ और पॉइंट डी का पोटेंशियल निकाल लो, तो पॉइंट सी का पोटेंशियल आप कितना बोलोगे प्लस क्यू के वजह से भी होगा और माइनस क्यू के वजह से भी होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस कितना है L और ये भी डिस्टेंस कितना है L है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्लस क्यू के वजह से कितना होगा के क्यू डिवाइड बाई एल और माइनस क्यू के वजह से कितना होगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई एल, यानी 0 हो जाएगा। और इसी तरह पॉइंट डी का पोटेंशियल निकालेगा, प्लस क्यू के वजह से भी होगा और पोटेंशियल माइनस क्यू के वजह से भी होगा। प्लस क्यू के वजह से पॉइंट डी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3l है, यानी के क्यू डिवाइडेड बाई 3l आ जाएगा। माइनस क्यू के वजह से कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस l है तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एल, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 के क्यू डिवाइडेड बाई 3l। सही है। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसे यहाँ से यहाँ पे मूव कराने में जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का आप सबको फॉर्मूला क्लियर है, वर्क डन कितना होता है W इक्वल टू क्यू डेल्टा V, क्यू मेरे पास चार्ज की वैल्यू होगी, डेल्टा V क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है माइनस 2 के क्यू बाई 3, इनिशियल है 0, वर्क डन हो जाएगा माइनस 2 के क्यू बाई 3, ये आ जाएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा, के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, के क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा माइनस 1/6 पाई क्यू क्यू बाई एल, ये 3l है 3l, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स इतना चार्ज दिया है, 0 y प्लस क्यू का पोजीशन दिया हुआ है, एक बार मैं बना देता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये मैं z एक्सिस बना देता हूँ। इसमें कह रहा है जो प्लस क्यू चार्ज है वो 0 पर है, यानी y इक्वल टू a पर है कितना चार्ज प्लस क्यू चार्ज, फिर दूसरा माइनस 2q चार्ज है 0 पर है, यानी यहाँ पे कितना चार्ज है माइनस 2q चार्ज है, और एक प्लस क्यू और चार्ज है वो x इक्वल टू a y 0 यानी x एक्सिस पर है कितना
प्लस क्यू चार्ज। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम वेक्टर। तो वेक्टर आप यहाँ पे देखना, इसको आप इस तरह से देख लेना कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको a दिख रही होगी और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी आपको a दिख रही होगी। तो आप क्या कह रहे हो कि एक तो डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू का बनेगा जिसका डाइपोल मोमेंटम होगा p इस डायरेक्शन में, जिसको p1 बोल देता हूँ, और एक माइनस क्यू यहाँ पर और प्लस क्यू यहाँ पर है जिसको आप कितना बोल देते हो, P2 बोल देते हो। P1 की वैल्यू भी कितना होगा, Q इंटू डिस्टेंस L A हो जाएगा, P2 की वैल्यू भी Q इंटू A हो जाएगा। तो एक डाइपोल मोमेंटम P है, एक डाइपोल मोमेंटम P है, तो नेट डाइपोल मोमेंटम किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंटम इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये P नेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर यानी रूट 2 टाइम्स P, और P की वैल्यू है कितना, Q टाइम्स A, तो रूट 2 QA हो जाएगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, रूट 2 QA हो जाएगा बट किस डायरेक्शन में, QA रूट 2 QA हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x 0,0 और a, तो ये a है और ये 0,0 है, तो ये आपका 45 डिग्री पे है, तो यहाँ पे मोमेंटम डाइपोल इतना ही आएगा, कितना, रूट 2 टाइम्स QA। तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। कह रहा है एक बुलेट है, मास 2 ग्राम, हैविंग चार्ज 2 माइक्रोकूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कह रहे हो कि सर मेरे पास एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 2 ग्राम है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, इसे यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कितना वेलोसिटी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चाहिए। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप क्या बोलते हो सर, वर्क डन जो होगा वो होगा Q टाइम्स डेल्टा वी। वर्क डन की वैल्यू आप अगर देखोगे तो आपको पता होगा कि ये जो वर्क डन है वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से यहाँ जितना भी वर्क डन हुआ काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, कितना लिख लेगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू आप कितना लिख दोगे, 2 ग्राम है, 2/1000 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 1/10 वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन 1/10 है, क्योंकि वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर -6 है, और डेल्टा वी आपको निकालना है, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 1/10 इंटू 1/2 इंटू 10 के पावर -6, ये हो जाएगा 10 के पावर 5, 1/2, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर 5। इसकी वैल्यू अगर देखेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर 4 यानी 50 इंटू 10 के पावर 3 यानी 50 किलो वॉट, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 35 कह रहा है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E in x डायरेक्शन इफ वर्क डन ऑफ मूविंग चार्ज 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर अलोंग अ लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री इज 4 जूल व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है x डायरेक्शन में E है। इफ द वर्क डन मूविंग चार्ज 0.2 कूलम, यानी आप क्या कह रहे हो, एक चार्ज है 0.2 कूलम का चार्ज है, उसे 2 मीटर मूव करा रहे हो एट एंगल 60 डिग्री पर, तो इसे मूव मैंने कराया कितने पर, 60 डिग्री पर, कितना, 2 मीटर डिस्टेंस पे। वर्क डन कितना आ रहा है, वर्क डन आप कह रहा है कि यहाँ पे 4 जूल है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। E की वैल्यू आपको पता करना है। वर्क डन आपके पास हो जाएगा Q टाइम्स डेल्टा V, Q डेल्टा V की वैल्यू होता है E डॉट डेल्टा x, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये Q E S cos थीटा आ जाएगा, S ना लिख के मैं अभी यहाँ पे x लिख रहा हूँ, डेल्टा x, ठीक है। तो मेरा वर्क डन मुझे दिया है 4 जूल इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना है, 0.2 कूलम इंटू E की वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, और यहाँ पे cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 चला जाएगा, E की वैल्यू हो जाएगी 4/0.2 यानी 40/2 यानी 20 न्यूटन पर कूलम, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार ट्राई करते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज Q एंड इट्स डाइपोल मोमेंटम
P, it is placed uniform electric field if its dipole momentum along the direction of field, the force on it, its potential energy is representative. देख, अगर मेरे कह रहा है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो डाइपोल मोमेंटम लेट्स सपोज P है, P की वैल्यू कितना होगा, P की वैल्यू अभी रहने देते हैं, आप यहाँ पे देखोगे तो इस पे फोर्स आप देखोगे ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, तो नेट फोर्स तो इस पे जीरो ही होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा, कितना होगा, माइनस क्यू डॉट ई होता था और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी कि फोर्स तो जीरो है बट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करते हैं, कह रहा है चार्ज क्यू प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू एग्जैक्ट इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे कह रहा है मेरे पास एक लाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ पे दो चार्ज रखे हैं क्यू और कैपिटल क्यू, कह रहा है प्लेस्ड है यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज स्मॉल क्यू, इस तरह प्लेस्ड है कि यहाँ पे ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम पर हैं। अगर सारे इक्विलिब्रियम पर हैं तो आप यहाँ पे देखना क्यू पर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो क्यू तो इक्विलिब्रियम पर है, अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो ये भी आप सिमेट्रिकल से कह सकते हो इक्विलिब्रियम पर है। तो अब इस पे मैं ये चार्ज 1 ले लेता हूँ, इसे चार्ज नंबर 2 दे देता हूँ, तो चार्ज 1 पे एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा, Q2 के वजह से एक फोर्स लग रहा होगा F2 यहां मान लेता हूं, ठीक है ना। अब Q, अगर मुझे इस पे नेट फोर्स जीरो करना है, नेट फोर्स जीरो करने का मतलब इस पे एक Q1 जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, यानी Q मस्ट बी नेगेटिव, Q को नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये मेरे पास अट्रैक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स इस पे आप कितना बोल रहे हो, जीरो बोल रहे हो, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब F1 की वैल्यू F2 के बराबर होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस आप अगर R मान लेते हो तो ये भी डिस्टेंस आपको R मानना है, मिड पॉइंट पे रखा है, तो F1 की वैल्यू कितना लिखेगा, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू F2 कितना हो जाएगा, ये इस पे फोर्स कितना लगाएगा, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस 2R का होल स्क्वायर, K से K जाएगा, Q से Q जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, Q स्मॉल Q इजकल टू R स्क्वायर से R स्क्वायर चला जाएगा Q बाई 4, और ये Q कैसा होना चाहिए नेगेटिव, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू माइनस Q बाई 4, यानी ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 38 देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस CR/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस RE। तो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, R है, और ये क्या कह रहा है, मेरे पास 3R/2 डिस्टेंस पर, यानी एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 3R/2 डिस्टेंस पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R/2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या निकालना है, R/2 डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से यहाँ R/2 डिस्टेंस पे E। तो आपको पता है E इनसाइड हमेशा कितना होता है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस 0, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 38 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। 39 डिस्कस कर लेते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टेन रीजन इज एक्टिंग एंड रेडियली आउटवर्ड इज गिवन E इक्वल टू A टाइम्स R, अ चार्ज कंटेन in a sphere of radius A centered at origin the field will be given, यानी आपको कंटेन चार्ज निकालना है, कंटेन चार्ज स्फेयर पर आप कितना कर सकते हो समझना, ये मेरे पास सेंटर है, सेंटर से आप किसी डिस्टेंस R पर अगर आप बात करोगे तो डिस्टेंस स्मॉल r पे आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E की वैल्यू है A टाइम्स R। अगर इस पे मैं फ्लक्स निकालूंगा तो ये फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन E डॉट ds, यानी E और ये E की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, और यहाँ पे एरिया है तो A हो जाएगा AR, और एरिया इसका कितना लिखेगा, सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 पाई AR क्यूब, ये फ्लक्स की वैल्यू होगा, और फ्लक्स की वैल्यू आप लिखते कितना हो, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनसाइड कितना लिख दोगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स, फ्लक्स कितना है 4 पाई AR क्यूब, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब और रेडियस आर की वैल्यू a के बराबर क्वेश्चन में बोल रखा है, ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई a इंटू स्मॉल a क्यूब, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 40 कह रहा है टू चार्ज Q1 Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। फिगर एक बार देख लेते हैं इसका, ठीक है। इस तरह का एक डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। कह रहा है दो चार्ज आपको 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हैं, यानी ए बी कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ए पर Q1 चार्ज है और बी पर Q2 चार्ज है, आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द फिगर। ये कितना है, ये आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है, अ थर्ड चार्ज Q3 मूव कर रहा है फ्रॉम C टू पॉइंट D। तो ये मेरे पास पॉइंट C है और ये पॉइंट कहां पर मूव कर रहा है, पॉइंट D पर मूव कर रहा है। कौन सा चार्ज, Q इज इक्वल टू Q3 चार्ज, Q3 चार्ज ये यहां से यहां मूव कर रहा है। कह रहा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, ये वाली डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और पॉइंट डी ये एक आर्क में है तो डी भी ये 40 होगा, तो ये 30 है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब आप क्या कह रहे हो कि जो भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। वर्क डन कितना होगा, Q इंटू डेल्टा वी, सही है। तो Q कितना हो गया Q3, और डेल्टा वी आप कितना लिख लोगे, डेल्टा वी जो पॉइंट सी पे पोटेंशियल है और फिर पॉइंट डी पे पोटेंशियल है। पॉइंट सी पे पोटेंशियल ए के वजह से भी होगा और बी के वजह से भी होगा, तो ए के वजह से पोटेंशियल पॉइंट सी पे कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो के Q1 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 40, और बी के वजह से पॉइंट सी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा प्लस के Q2 डिवाइडेड बाई आर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 30 है, ये 40 है, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। माइनस पॉइंट डी पे पोटेंशियल ए और बी दोनों की वजह से होगा के Q1 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना हो जाएगा 40, माइनस के Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, के Q2 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ तक सही है। इसके बाद कितना लिख लेगा Q3, ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो ये कितना आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई, अच्छा ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल देना, ठीक है ना, ये मीटर में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2KQ2 माइनस ये कितना आ जाएगा 10KQ1, वैल्यू कितनी आ जाएगी Q3 इंटू 8Q2, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा Q3 इंटू 4 बाई के को 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, तो Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू लिख दिया, ये कितना आ जाएगा 8Q2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू 8Q2 आ जाएगा। ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, 8Q2 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 41 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 41 कह रहा है कि कार मूव x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड uv एंड y रिटर्न्स टू y, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप। तो यहाँ से देखना, ये x से चलना शुरू करता है, कहाँ तक जा रहा है y तक जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है uv से जा रहा है, ठीक है ना। फिर y से कहाँ तक जा रहा है, x तक जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है v d से जा रहा है। तो लेट सपोज यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मैं s मान लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस s है, ये भी डिस्टेंस कितना होगा s, यहाँ पे टाइम t1 कितना लगा, s इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखता है, तो t कितना हो जाएगा s बाई वेलोसिटी यानी s बाई vu, t2 कितना हो जाएगा s बाई vd, तो टोटल v एवरेज कितना निकालेगा, टोटल डिस्टेंस 2s चला डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2 यानी s बाई vu प्लस s बाई vd चल लेगा, ये कितना हो जाएगा vu vd डिवाइड बाई vd प्लस vu 2 टाइम्स, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा आंसर डी। वैसे भी आपको शायद फॉर्मूला याद हो कि अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड तो मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, वो भी आप यूज कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 42 एक बार देख लेते हैं। कह रहा है पोजीशन x पार्टिकल का दिया हुआ है इतने से, आपको व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग x डायरेक्शन, यानी मैक्सिमम स्पीड पे x की वैल्यू कितनी होगी, यानी आपको x की वैल्यू निकालना है एट इट्स
मैक्सिमम स्पीड। तो पहले मुझे x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, dv बाई dt से, यानी कितना हो, सॉरी dv बाई dt नहीं, dx बाई dt, ऑफ कोर्स ये बात है। कितना हो जाएगा, ये 18t हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर, सही है। अब मुझे ये वैल्यू को क्या करना है, v को मैक्सिमम करना है, यानी इस वैल्यू को मैक्सिमम करना है। अब ये वैल्यू मैक्सिमम आप देखने के लिए, फॉर मैक्सिमम v, इसके लिए आप क्या करोगे, जो v है उसको डिफरेंशिएशन को कितना करोगे, 0 करोगे। यही आप मैक्सिमम मिनिमम में निकालते थे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 18 माइनस 60 इक्वल टू 0। t कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। यानी आप क्या करोगे, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होने वाला है, पार्टिकल मैक्सिमम हो रहा है। तो आप अगर मैक्सिमम पार्टिकल हो रहा है t इक्वल टू 3 सेकंड में, आपको x निकालना था जब मैक्सिमम हो, तो x की वैल्यू कब निकालोगे, एट t इक्वल टू 3 पर। वो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपको कितना क्वेश्चन में दिया है, 9t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। तो 9t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस t क्यूब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 का 9 27, यानी 81 माइनस 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 1 4 3 54 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43। 43 क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ पर है। तो वेलोसिटी आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप। तो जहां पे मेरे पास स्लोप नेगेटिव होगा वहां पे आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। अगर आप यहां देखोगे तो c पे स्लोप पॉजिटिव दिखेगा, d पे 0 और e पे स्लोप नेगेटिव दिखेगा। तो स्लोप आपको नेगेटिव दिख रहा है कहां पर, एट e। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एक बार 44 डिस्कस कर लेते हैं। 44 क्या कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सरफेस एट अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड अनदर प्लैनेट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एट सेम एंगल फॉलोज ट्रेजेक्टरी व्हिच इज आइडेंटिकल दैट दिस। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ, देख यहाँ पे मैं अर्थ पे देख रहा हूँ, ठीक है ना, अर्थ पे आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपका कितना होता है, g इक्वल टू 9.8। यहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी u है, प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, जो पाथ का इक्वेशन होता है y इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x डिवाइडेड बाई r उसका रेंज हो जाता है। कह रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी है 5, और अब कह रहा है दूसरे प्लैनेट में अगर मैं इसी को कितने से फेंक रहा हूँ, 3 मीटर पर सेकंड से, बट एट एंगल थीटा पे सेम ट्रेजेक्टरी इक्वेट कर रहा है, सेम ट्रेजेक्टरी इक्वेट कर रहा है। यानी बेसिक कहानी क्या है, यहाँ पे जो आपको रेंज दिख रहा होगा और यहाँ पे जो आपको रेंज दिख रहा होगा वो सेम होगा, बट यहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है दूसरे प्लैनेट पे g डैश है। अब केवल आपको क्या इक्वेट करना है, इसका रेडियस और इसका रेंज बराबर करना है। इसका रेंज कितना लिखेगा, पहले वाले का, इसका रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। यहाँ पे कितना हो जाएगा, u डैश स्क्वायर, इसमें जो वेलोसिटी फेंका प्रोजेक्टाइल एंगल वही है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g के जगह g डैश हो जाएगा, 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा। g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u डैश कितना है, u डैश है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वेलोसिटी अर्थ पे 5 स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 9/25 इंटू g 9.8 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेना एक बार, 9/25 इसको 9.8 को मैं 10 ले लेता हूँ, 5 5 25 2, ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 5 3 15, यानी 3.5 के आसपास हो जाएगा। यानी आंसर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट 9.8 को 10 एक बार यूज कर लेना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस कर लेते हैं। 45 कितना कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है, एक बार समझ लेना कि अगर मैं 45 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, लेट्स सपोज u वेलोसिटी से 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, तो वो यहाँ से कुछ यहाँ पर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो जो मेरे पास एलिवेशन एंगल है
यानी यहाँ से जो बंदा इसको देखेगा, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो ये देखना ये रेंज कितना हो जाएगा, ये रेंज तो हो जाएगा r/2 और ये कितना होगा, मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम। तो यहाँ से tan अल्फा अगर आप देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये कितना आ जाएगा, h मैक्सिमम डिवाइडेड बाई r/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स h मैक्सिमम, 2 ऊपर चला गया। h मैक्सिमम की वैल्यू कितना लिखता है, h मैक्सिमम होता है uy²/2g। uy क्या है, इसका वेलोसिटी एट y डायरेक्शन में। r कितना होता है, 2ux uy डिवाइडेड बाई g। तो g से g चला जाएगा, एक uy से एक uy चला जाएगा और इस 2 से ये 2 चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, uy डिवाइडेड बाई 2ux, 1/2 uy कितना हो जाएगा, uy हो जाएगा मेरा u sin 45 डिवाइडेड बाई ux कितना हो जाएगा, u cos 45 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, tan अल्फा की वैल्यू 1/2 यानी अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 यानी आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सर यहाँ पे इसके पास मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितना मैक्सिमम रखूं या अल्फा की वैल्यू क्या रखूं सो दैट एम ब्लॉक इसके सरफेस से नीचे ना गिरे। तो आप यहाँ पे देखना कि अगर मैं यहाँ पे इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ किसके, विद रिस्पेक्ट टू कार्ड के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा f और एक आपका यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा m। अल्फा एक्सेलरेशन है तो m इंटू अल्फा और एक यहाँ पे ये नॉर्मल लगेगा। तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मल की वैल्यू m अल्फा के बराबर होगी और चूंकि नीचे ना गिर रहा हो तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए mg, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mg से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स n, यानी म्यू m अल्फा ग्रेटर देन mg के बराबर होगा, यानी अल्फा ग्रेटर देन g बाई म्यू के होगा, यानी अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू बाई जी आ जाएगा। ये इक्वल भी होगा क्योंकि अगर इक्वल भी होता है तो भी कहानी चल जाएगा यहाँ पे साइन। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mg को बैलेंस भी कर रहा है तो भी नीचे नहीं गिरेगा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg होना चाहिए। अल्फा यहाँ से निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, कह रहा है अ मैन वेट्स 80 kg, ही स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल इन लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ स्केल। तो मेरे पास एक लिफ्ट है, बंदा है, इसका अभी जो वेट है वो मास mg लग रहा होगा बट लिफ्ट कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो एक सूडो फोर्स भी लगेगा कितना, m इंटू जी। ये कितना हो जाएगा 800 प्लस 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा 800 प्लस 400, तो इसमें जो वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1200 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 एक बार देख लेना। 48 कह रहा है ब्लॉक मास m प्लेस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टल सो द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। यानी आप क्या कह रहे हो कि सर अगर इस वेज को, लेट सपोज ये वेज है, इस वेज को मैं कितना एक्सेलरेशन दूं सो दैट इस वेज पे ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे रहे। तो मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू वेज की बात करूं तो वेज की बात करूं ये रेस्ट पे रहने वाला है। अब यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एक हो जाएगा यहाँ पे mg साइन थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा mg cos थीटा, यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल आएगा n और यहाँ पे आपका एक सूडो फोर्स लग जाएगा कितना ma। अब ma का मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा यानी ma cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एक ma sin थीटा। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है यानी ma cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा के होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g tan थीटा। ये कहानी क्लियर है। मगर मुझसे पूछा था फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, यानी ये नॉर्मल n की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप कि जो नॉर्मल की वैल्यू है, नॉर्मल की वैल्यू क्योंकि ये यहाँ पे भी मूव नहीं करेगा तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा, ma sin थीटा, इसके इस वाले कंपोनेंट को प्लस mg के कंपोनेंट को mg
कॉस थीटा। तो यहाँ पे m एक साइन थीटा कितना हो जाएगा, a की वैल्यू लिखेगा g tan थीटा यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, g tan थीटा इंटू साइन थीटा ये वाली वैल्यू प्लस mg कॉस थीटा। बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, mg कॉमन ले लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वैल्यू ऐड करेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा mg बाई कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 1 होता है तो नॉर्मल की वैल्यू mg बाई कॉस थीटा हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेता हूँ। कह रहा है क्रिकेटर कैच बॉल 150 ग्राम 0.1 सेकंड में मूविंग विद स्पीड, यानी मेरे पास जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या होगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और बॉल का मास कितना है 150 ग्राम यानी 150 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वी फाइनल रुकी गया है माइनस वी इनिशियल कितना है, वी इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड से डिवाइडेड बाई 0.1 सेकेंड में रोक रहा है, कितना हो जाएगा माइनस का 150 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1, 1 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 15 दूना 30 माइनस 30 न्यूटन, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास बी। माइनस मतलब ये इस डायरेक्शन में तो मुझे फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, इस वजह से नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक बार 50 चेक करना। कह रहा है ए पार्टिकल मास मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 इज गिवन इंपल्स सच दैट वेलोसिटी बिकम्स v2, द इंपल्स इज इक्वल टू। तो मेरे पास यहाँ पे बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इंपल्स की वैल्यू कितनी होगी। इंपल्स मेरे पास होता है डेल्टा पी, ठीक है ना, डेल्टा पी कितना होगा माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है, तो एम वी इनिशियल कितना है v1 और माइनस वी फाइनल कितना है v2, तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज देखना, शायद आपको ये लगे ये कहानी, ये देख, ये जब आप P लिखते हो, P मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए शायद आपको लगे कि ये और इसमें कोई डिफरेंस है, आपको ये v2 जो वेक्टर बोल रहा है ये v1, ये आपका मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी v1 है और ये भी वेक्टर फॉर्म में ही है आपका वेलोसिटी में। तो मेरे पास जो इंपल्स है डेल्टा पी के बराबर होगा, वो क्या होगा v2 माइनस v1 होगा, डेल्टा पी v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है, तो ये कितना हो जाएगा v2 होगा और ये v1 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। सही है, तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चे।